नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पिता कहानी। पिता कहानी ज्ञान रंजन द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण कहानी है। इनका जन्म 1936 ईस्वी में महाराष्ट्र में होता है। ज्ञान रंजन जो कहानीकार हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ लिखी, जिससे साहित्य को एक नया आयाम मिला। सबसे प्रसिद्ध में अगर हम देखें तो पिता उनकी कहानी आती है। उसके साथ ही साथ घंटा, बहिर्गमन, अमरूद आदि इसके प्रमुख कहानी है। ज्ञान रंजन का जन्म 1936 ईस्वी में महाराष्ट्र में होता है, ये देख लिए हैं। अब पिता कहानी जो है वो इसका प्रकाशन 1965 ईस्वी में होता है। पिता कहानी का मुख्य उद्देश्य है दो पीढ़ियों के बीच के संघर्ष का चित्रण किया गया है। दो पीढ़ियों के संघर्ष का चित्र इसमें दिखाया गया है, जिसमें बदली हुई मानसिकता का भी अंकन किया जाता है और स्वाभिमान और आत्मनिर्भर पात्र इसमें उसके पिता रहते हैं। पिता कहानी में पुरानी पीढ़ी का अपने समकालीन परिवेश से कटते चले जाने का दर्द चित्रित किया गया है। मतलब जो नई पीढ़ी को पसंद है उसको पुरानी पीढ़ी को बिल्कुल नहीं पसंद है। जैसे पंखा हो गया, उनके पिता को बिल्कुल अंदर नहीं सोना पसंद है, लेकिन वर्तमान पीढ़ी जो है पंखा, एसी और घर के अंदर सोना पसंद है। तो ये सब चीज़ें हम सभी को इस कहानी में देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का मुख्य टॉपिक। पिता उसने अपने बस्तेर का अंदाज लेने के लिए मात्र आध पल को बिजली जलाई। मतलब यहाँ पर देखिए कैसे स्टार्ट होता है। बिस्तरे फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए, और बच्चे की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार नहीं ली। उसे लगा कि ऐसा करने से उस चुप्पी में खलल पड़ जाएगी जो चारों तरफ भरी है, और काफ़ी रात गए ऐसा होना उचित नहीं है। मतलब घर में एक विशेष प्रकार की शांति छाई है। कोई आते हैं, अपने आधार पर वो कहीं सो जाते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं होती, हंसी मजाक नहीं होती। इस घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिले के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी है। मतलब एक शहर चीज का वर्णन किया गया है। थोड़ी देर तक एक बहुत सांप भागता हुआ शोर होता रहा। सर्दियों में जब यह गाड़ी गुजरती है तब लोग एक प्रहर की खांसी नींद ले चुके होते हैं। गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता है। मतलब 11:30 बजे तक एकदम दिन जैसे लगता है, आदमी इधर से उधर करते रहता है। यूँ उसके घर में भी सभी जल्दी सोया करते हैं, जल्दी खाया और जल्दी उठा करते हैं। आज बेहद गर्मी है। रास्ते भर उसे जितने लोग मिले हैं उन सब ने उसमें गर्म और बेचैन कर देने वाली मौसम की बात की है। कपड़ों की फजीहत हो गई है, बदवासी चिपचिपाहट और थकान है। अभी जब सवारी गाड़ी शोर करती हुई गुजरी तो उसे ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो, जैसे जाड़ों में प्रायः लगता है कि, बल्कि ये यो लगा कि अगर सोने की चेष्टा शुरू की गई तो सचमुच देर हो जाए। मतलब इतना गर्मी लग रही थी। उसने जम्हाई ली। पंखे की हवा बहुत गर्म थी। मतलब इतनी गर्मी थी, इतनी उमस थी कि पंखा का हवा भी क्या गर्म लग रहा था। वह पुराना होने की वजह से चिड़चिड़ाती सी आवाज़ भी कर रहा था पंखा। उसे लगा दूसरे कमरों में भी लोग शायद
उसकी तरह जमाए ले रहे होंगे, लेकिन दूसरे कमरे के पंखे पुराने नहीं हैं। मतलब वो दूसरे कमरा का पंखा अच्छा है और बेहतर से बेहतर चलता है। उसने सोचा, उसने सोचना बंद करके अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए। मतलब दूसरे कमरों का आवाज़ लेने का कोशिश करते हैं। उसे कोई बहुत मासूम सी ध्वनि 1-1.5 मिनट तक नहीं सुनाई दी, जो सन्नाटा में काफ़ी तेज होकर आ सकती हो। तभी पिता की चारपाई 12 चरमराई, वह किसी आहट से उठेंगे। उन्होंने डांट कर उस बिल्ली को रोना चुप कराया जो शुरू हो गया था। बिल्ली थोड़ी देर बाद चुप रहकर फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे को गज पर कई बार पटका और उस दिशा की तरफ खदड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोने और आवाज आ रहे थे, हट हट चिल्लाकर, है ना। जब वह घूम फिर कर लौट रहा था, उसके पिता जब बिल्ली को भगा के वापस लौट रहे थे, तब पिता अपना बिस्तर बाहर लगाकर बैठे थे। कनखी से उसने उन्हें अपने गंजी से पीट कर पसीना रगड़ते हुए देखा और बचता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसे उस स्थिति से रोष हुआ। सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं, पर वह जरा भी नहीं सुनते। हमें क्या हो गया, कष्ट है ना। कहने का मतलब है यहाँ पर वो अपना स्वाभिमान से जीते हैं उनके पिताजी। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा और उत्सुकतावश खिड़की से झांका। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों में वह बेहद अखर जाता है। पिता ने कई बार करवटें बदली, फिर शायद चैन की उम्मीदें से में पलटी पार्टी पर बैठ पंखा झेलने लगे। पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजाते जहां हाथ की उंगलियां दिक्कत से पहुंचती, मतलब बीच पीठ में। आकाश और तरकते की तरफ देखते हो, रिलीफ पाने के किसी बहुत हल्की उम्मीद में शिकायत उगलते। बड़ी भयंकर गर्मी है, मतलब हद से ज़्यादा जब सब कुछ बढ़ जाता तब वो कहते हैं बहुत गर्मी है या बहुत दिक्कत है। एक पत्ता भी नहीं डोलता। उनका यह वाक्य जो नितांत व्यर्थ है, मतलब बिल्कुल बेकार की है। अभी अभी बीते क्षण में डूब गया। गर्मी बरकरार है और रहेगी, क्योंकि यह जाड़े बरसात का मौसम नहीं है। पिता उठकर घूमने लगते हैं। 1 या 2 बार घर का चक्कर चौकीदार की तरह हो इधर उधर करने लगते हैं, ताकि कोई सेंध ना लग सके। लौटकर थके स्वर में हे ईश्वर कहते हुए उंगली में माथे का पसीना काटकर जमीन पर चुआते लगते हैं। इतना गर्मी है कि शरीर से लगता है कि पानी गिर रहा हो। बड़ा गजब है, कहते हैं बड़ा गजब है। कमरे की दीवार से टिक कर बैठ जाने पर वह काफी तनाव में सोचने लगा। अंदर कमरे में पंखों के नीचे घर के सभी दूसरे लोग आराम से पस रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। इस साल जो नया पेंडस्टॉल खरीदा गया है वह आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। लेकिन गजब या नहीं है, गजब तो पिता की जिद है। वह दूसरे का आग्रह अनुरोध माने तब ना। पता नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं। वह झल्लाने लगते हैं, मतलब उनका जो खर्च रहता है उससे उनको प्रॉब्लम होती, दिक्कत होती है। चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने और 3 आने में तैयार होने वाले 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे घंटे खड़े रहते हैं। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उसकी काफ़ी चिरौरी क्या करते थे, मतलब कहा बोलते थे। अब लोग हार गए हैं, जानने लगे हैं कि पिता के आगे किसी की नहीं चलेगी। मतलब वो अपना जिद के आगे किसी की बात नहीं चलने देते। आज तक किसी ने पिता को वॉश बेसिन में, मतलब बेसिन वॉश में मुंह हाथ धोते हुए नहीं देखा। बाहर जाकर बगिए वाले नल ही कुल्ला दातुन करते। इम्पोर्टेंट है बगिए वाले, है ना। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह में गुसल खाने में उत्साह के साथ एक खूबसूरत शावर लगवाया, लेकिन पिता को अरसे से सिया सब आंगन में धोती को लंगोटी की तरह बांधकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं।
खुले में स्नान करेंगे, जेनू से छाती और पीठ का मैल काटेंगे। किससे? जेनू से। शुरू में दादाजी ने सोचा कि पिता उसके द्वारा शावर लगवाने से बहुत खुश होंगे और नई नई चीज का उत्साह होगा। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके वो सोचने से वो पिताजी खुश होने की उम्मीद लगाया था। पिता ने जब उसे उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादा भाई मन ही मन काफी निराश हो गए। एक दो बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी, आप अंदर अंदर क्यों नहीं नहाते? तब भी पिता आसानी से उसे टाल दिया करते। उनको अंदर नहाना ही नहीं रहता है। लड़कों द्वारा बाजार में लाए गए बिस्किट, महंगे फल कुछ भी नहीं लेते। कभी लेते भी तो बहुत नाक भौं सिकुड़कर उसके बेश स्वाद होने की बात शुरू में ही जोर देते हुए कहते। अपनी अमावट गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई गई चीज़ों की श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते। मतलब घर का खाना ही उसको सबसे बेस्ट माना जाए कहते हैं और हैवी और मानते हैं। वह अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन और उसी में संतोष है। मतलब जितना कमाए हैं उसी में वो अपना जीव संतोष कर लेते हैं। मतलब आत्मसम्मान है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मांगाने और दिल्ली एपोरियम से बढ़िया धोतियाँ मंगाकर उसे पहनाने का उत्साह रखते थे। कौन? पुत्र लोग। कहाँ से? कुल्लू से सेब मंगाने का और दिल्ली से एम्पोरियम धोती। अब तेजी से पिता विरोधी करते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाय बगाहे मुंह खोलते और क्रोध उगलते रहते हैं। मतलब पापा वो पहले बहुत मनाने का कोशिश करते हैं कि पापा ये खा लीजिए वो खा लीजिए, लेकिन अब पापा जिद पर आ गए हैं। लद लद बाहर आम के 2 सिकरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज़ आई। वह जानता है कि पिता आवाज़ से स्थान साधने की कोशिश करेंगे। टटोलते टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे और खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। शायद ही रात में 1-2 आम उसे चूक जाते हैं, ढूंढने पर नहीं मिलते, जिनको सुबह पाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता रहेगा। मतलब इतने कंजूस भी इस प्रकार से कह सकते हैं कि रातें में वो आम अगर गिरेगा तो खोजेगा अंधेरे में, और नहीं मिलेगा तो फिर वो रात भर वो चिंता में डूबे रहेंगे, अरे मेरे से हमसे कुछ आम तो नहीं ना छूट गया। इतना कंजूस होना जरूरी नहीं है। दीवार से काफी देर तक ही टिके रहने से उसकी पीठ दुखने लगी। नीचे रीढ़ के कमरे वाले हिस्से में वक्त की चेतना बहुत कम हो गई। उसने मुद्रा बदली। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्ते का हड़काया, है ना, मतलब उसको डांटा। अब इसमें कुत्ते को हड़काते हुए उसे यह बहुत खींच हुई, मतलब गुस्सा आया। कई बार कहा मोहल्ले में हम लोग को सम्मान है ना, वही आत्मसम्मान है। 4 भले लोग आया जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनना चाहिए और चौकीदारी की तरह रात को पहरा देना बहुत ही भद्दा लगता है। मतलब वो अपना बच्चा या पुत्र इसको कर सकते हैं, वो कहता है। लेकिन पिता की आड़ में कोई नहीं झेल आता। उल्टी सीधी पता नहीं कहाँ किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते, टेढ़ी जेब, सदरी बटन ऊपर से नीचे लगा। सभा सोसाइटी में चले जाएंगे, घर भर को बुरा लगता है। लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं, आप लोग जाइए ना भाई, कॉफ़ी हाउस में बैठिए, है ना, कॉफ़ी हाउस में बैठिए, झूठी वेलिटी के लिए बेरा को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ 1.5 रुपया वाला बाल कटवाइए। मुझे क्यों घसीटते हैं? लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता है। पिता वैसे तो चुप रहते हैं, लेकिन जब बात बहस में खींचा आता है तो काफ़ी करारी और हिंसात्मक बात कह जाते हैं। उल्टे उन्हें घर वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं। कमरे से उन्हें कई बार खिसकेगा, भाई खिसकेगा, फिर दूसरा, फिर बहन और फिर तीसरा। चुपचाप सब खींचे हारे खिसकते रहेंगे। अंदर फिर माँ जाएगी और पिता कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे या झोला लेकर बाजार सौदा करने चले जाएंगे। क्या? गीता पढ़ने की जाएंगे, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। होता हमेशा यही है, सब मन में तय करते हैं आगे से पिता को नहीं घेरेंगे, लेकिन थोड़ी समय गुजरने के बाद ही फिर पिता का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है, मतलब प्यार उमड़ने लगता है।
लोग मौका ढूंढने लगते हैं, पिता को किसी प्रकार अपने साथ सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सकेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाता। वह सोचने लगा, भूखे के सामने खाते समय होने वाली व्यथा शरीर की किसी स्थिति में हम रहा करते हैं। यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थितिगत नहीं करते, फिर भी पिता की अस्त्रपंक्ति में कारण व्याकुल और अधीर तो है ही, है ना। पिता अद्भुत और विचित्र हैं। वह सोचते हुए उठा, कमरे में घूमने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसे ही करता। उसने सो जाने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया। शायद नींद नहीं आ सकी, वह ख्याल उसने घबराने लगा। पिता अद्भुत और विचित्र है, यह बात न हो गया। पिछले जाड़ों में वह अपने लोभ को कुचलकर बमुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। पहले तो उसे लेने को तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ के काफी घुड़कने फुड़कने से राजी हो गए और उसे फुल्लादाबाद में किसी लपटू दर्जी के यहाँ सिलाने चले दिए। सुधीर ने कहा, देखिए इंपॉर्टेंट पात्र है, एक आया है सुधीर। सुधीर, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह में आपका नाप दिलवाकर वहीं ठीक से सिएगा। मेरा परिचित भी है। वो उसका कौन कहता है? ये सुधीर कहता है। इस बात पर पिता काफी हिकारत उगली, वह चिढ़ उठे, मैं सबको जानता हूँ। म्युनिसिपल मार्केट के छोटे छोटे दर्जियों के काम कराते हैं और अपना लेबल लगा लेते हैं। सब लोग साहब लोग। मैंने कलकत्ते से हॉल एंडरसन के सीले कोट पहने हैं अपने ज़माने में। जितने अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते हैं, ये फैशन वैशन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाते रहते हैं ना, उसके आगे पाँव की धूल है ना, पाँव की धूल है। मुझे व्यर्थ पैसे नहीं खर्च करना है। कितना परस्पर विरोधी तर्क दिया पिता ने। मतलब वो पिता जानते कि हम जानते हैं, सब छोटी मोटी बातों को लेकर ये सब करते रहते हैं और ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। ऐसा वह जिद को सर्वोपरि रखने के लिए क्या करते हैं। फिर सुधीर ने कपड़ा छोड़ दिया, जहाँ चाहिए सिलवाइए, भाड़ में झोंकाइए, हमें क्या। हमें धीमे धीमे बुदबुदाया, मतलब वो बहुत गुस्सा है। ए पिता बाहर अखबार का कर उठ पड़े। शायद थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था उसकी आवाज़ जैसे अब सुनाई पड़ी हो, तो वहाँ से वो झिझक कर वहाँ से निकल जाता है। अब कहता है, वह खिड़की के बाहर देखने लगा। किंचित टिका टिका सा है, पीठ के पसीने से बनियान चिपक गई थी। बेहद घुटती हुई गर्मी, मन उसका माथा जाता था। बीबी पड़ी आराम से सो रही है, इसे कुछ पता ही नहीं। शायद पिता की खाट खाली थी, वह गिरा आम टटोलने के लिए बगिए में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र हैं। लंबे समय से वह केवल 2 ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं। इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन ये पूछा गया है। 2 ही ग्रंथ पढ़ते हैं। यंत्रवत कौन सा पढ़ते आ रहे हैं? एक यंत्रवत, नियमित रामायण और गीता। क्या? रामायण और गीता मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा गया है। लंबे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण, देखिए इम्पोर्टेंट है, 35 वर्ष तक रामायण पढ़ते आ रहे हैं और गीता। उसके पहले युवा काल में जो कुछ जितना कुछ पढ़ा उन्होंने, उसे कभी भयावह, कभी सम्मानजनक और कभी झूठ लगता। यह देख सोचकर कि कोई व्यक्ति केवल 2 पुस्तकों में जिंदगी 35 वर्ष तक काट सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और कैसे काट लेता है। तभी उसका बच्चा कुनमुना कर रोने लगा। उसने तबाक से खिड़की से छोड़ी और अपने बिस्तर पर झूठ मूठ सो गया। ऐसा ना हो कि देवा बच्चे रोने से उठ पड़े और उसे संदिग्ध व्यवस्था में देख बहुत बेकार प्रश्नों द्वारा हलकान शुरू कर दे। देवा बच्चे के मुंह से स्तन पहले ही बेखबर हो गई। वह बहुत बिस्तर पर सोता मालूम पड़ता भी जागता रहा, मतलब एकदम गहरी नींद में नाटक करते रहता कि मैं सो रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था, वो जगा हुआ था। स्तन चूसने की चप चप आवाज़ आती रही और थोड़ी देर बाद बंद हो गई। उसने तय किया कि वह देवा के बारे में ही कुछ सोचे और अच्छा उसके शरीर को छूता रहे। उसने देवा के कूल्हे पर हाथ रख दिया, लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना उसे अंदर महसूस नहीं हुई। उसने थोड़ी देर उत्तेजना की प्रतीक्षा
कि अपने इस हरकत से ऊब होने लगी और मन में लांछित करने लगा। बाहर पिता को सो या जाग रहे हैं, जैसा भी हो वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। इस समय बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं। घर के अंदरूनी हिस्से में लोग आराम से या कम आराम से किसी तरह सोते जाएंगे। मतलब वही जो है ना परिवार से कटते जा रहा है, वह विषादग्रस्त हुआ और अनुभव करने लगा हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग कैसे बहू बेटियों की निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। क्या पिता ने भी वैसे ही करना तो नहीं शुरू कर दिया? उसे पिता के बूढ़ेपन का ख्याल आने पर सिंहरण हुई, है ना, और उसने फिर दृढ़ता से सोचा, पिता अभी बूढ़े नहीं हुए, उन्हें प्रतिक्षण हमारे साथ साथ जीवित रहना चाहिए। भरसक पुरानी पीढ़ी व्यवस्था कितनी कठोर थी। उसने मस्तिष्क में एक भिंजाव खिंचाव आ गया। विषाद सर्वोपरि था। मतलब अब चिंता होने लगी पिता की कि कहीं पिताजी अपने बेटों पुतों की सुख सुविधा के लिए कहीं बाहर या इससे कटा तो नहीं रहने लगे। उसे आंखों में हल्का जल लगने लगा। अगर कोई शीत युद्ध ना होता पिता और पुत्र के बीच, तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता। मतलब दया प्रकट हो रही अपने पिता के प्रति। लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जीत कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी वो बहुत मजबूत, कभी बहुत कमजोर हो जाता है। उसे भुगत भी रहा है। दरअसल जी अक्सर चिल्ला उठने से हुआ है। पिता, तुम अपराध हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी हो, वज्र अहंकारी। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। उसका चिल्ला सकना मुमकिन नहीं था। वह अनुभव करता था उसके सामने जिंदगी पड़ी और पिता पर इस तरह चिल्लाने में उसका नुकसान हो सकता है। उसको लगा पिता लगातार विजयी है ना, कठोर है, तो क्या उन्होंने पुत्रों के सामने अपने को कभी पसारा नहीं। मतलब वो क्या करते हैं, उसका कभी बोझ नहीं बना। लगता है कि दीवारों पर भी पसीना चुचहारा आया है। खुद को छुरा भोंक देने और दीवार पर सिर पटकने या सोती बीबी के साथ पाशविक हो जाने को ढोंग सोचने के बाद भी वह गर्मी की बेचैनी नहीं कटी। उसने ईश्वर को बुदबुदाया चाहा, लेकिन वैसा नहीं किया। केवल हल्के हल्के हाथों से पंजों से सिर के बालों को दबोचकर वह रह गया। मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल पिता है। मतलब इतनी भीषण गर्मी में भी वो सहन कर लेते हैं, तो लगता है कि पिता कहीं ना कहीं गर्मी से ज़्यादा मजबूत हैं। उसने सामने एक घटना मजबूती से टंग गई। उसने घटना को मन में दोहराया। वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई, तो कहाँ करता था नौकरी? वायुसेना में कप्तान था। वाहन यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 10 वर्ष तक 50 रुपये महीने भेजता रहा, है ना। कितना? 50 रुपये भेजती रही। कहाँ से? यूनिवर्सिटी से। 10 वर्ष तक 50 रुपये महीने भेजती रही। एक बार अकस्मात कप्तान भाई होली अवकाश मनाने घर आ गया। पिता ने उसके हाथ में उसके नाम की 1200 रुपये वाली एक पासबुक थमा दी। कितनी? 1200 रुपये वाली हाथ में पासबुक थमा दी। सबको यह बड़ा आकस्मिक लगा। कप्तान भाई को हैरत हुई और हल्की खुशी भी। एक काफ़ी रुपये मिल गए, लेकिन इस बात से वो दुख और पराजय का भान भी हुआ। उसने अपने को छोटा महसूस किया। उसने खुद को अपने आप को छोटा महसूस किया। 2 वर्ष तक वाहन के लिए उसने थोड़ा बहुत किया, वह सब एक पल में घटकर नगण्य हो गया। फिर भी वह अनुभव करता रहा। कप्तान भाई ज़्यादा सोचते नहीं, खिलाड़ी तबीयत के हैं, यान की तरह चुटकी में धरती छोड़ देते हैं। कितने मस्त हैं कप्तान भाई। उसे लगा पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं, जिससे टकरा टकरा कर वह सब निहायत पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। मतलब सब अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी उनका लेने का बिल्कुल थोड़ा सा भी उचित नहीं समझते हैं। इस घटना को याद करके और पिता के प्रति क्षीण हो जाने पर भी उसने चाहा कि वह खिड़की से पिता के अंदर आकर सो रहने के लिए आग्रहपूर्वक कहें, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। चाहकर भी उसको वापस नहीं बुलाया पा रहा है। वह असंतोष सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटकता रहा है। ना
लोकोसेट से उठती इंजनों की सटिंग ध्वनि, ना कंक्रीट की गिरंटा ट्रंक पर से होकर आती धूम धूमनगंज की, और इक्के दुक्के लौटते इक्के के घोड़ों की टापें, ना झगड़ते कुत्तों की झोंक झोंक। बस वही उल्लू एगति एक वचन और विभत्सता में बोल रहा है, मतलब अपने जिद पर एकदम पड़ा हुआ है। रात्रि में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर सा गया, मतलब पूरा सन्नाटा सा हो जाता है। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास में कोई आवाज़ अकस्मात उठ जाएगी, घड़ी टंटना जाएगी, या किसी दौड़ती हुई ट्रेन का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। मतलब रात में सब शांत हो जाता है तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं किसी से हॉर्न बजेगी या ट्रेन का आवाज़ आएगी। पूरा शहर कभी सोता या मरता, बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले संक्षिप्त ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनि विहीनता के बीच जगे होते। रात काफ़ी बीत चुकी है, रात काफ़ी बीत चुकी है, और इस समय यह सब सोचना सिवाय सोने के सिवा निर्थक है। शायद पिता ओंघ गए। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट की चरमराहट, आम टटोलते हुए सब सुखी अधसुखी पत्तियों के कुचलने की आवाज़, लाठी के पटक, मकान के फेरे से वक्त खास खास कर कुत्ते को बिल्लियों को हड़काने का कुछ नहीं सुन पड़ रहा है। इस विचार से कि पिता सो गए होंगे, मतलब जब कुत्ता भौंक रहा है, बिल्ली रो रही है, फिर भी पिता अगर नहीं भगा रहे, इसका मतलब पापा सो गए होंगे। उसने शांति मिली और लगा कि वह सो गया होगा। शीघ्र नींद के लिए उसने टकटकी बांधकर पंखे की तरफ देखना शुरू कर दिया। गर्म हवा के बावजूद दिन भर की व्यर्थ थकान और सोच विचार से पस्त हो जाने वाली वजह से वह नींद चित हो गया, मतलब नींद भाग गया, हट गया। थोड़ी समय उपरांत वह एकाएक उचक कर उठ बैठा। उसने चारों तरफ कुछ देख पाने के लिए कुछ क्षणों तक गड़े हुए अंधेरे को घूरा। हुआ यह कि उसे शरीर में एकाएक बहुत गर्मी सी लगने लगी थी। अजीब सी सरसराहट हुई, शायद पसीने से भींगी टांग पत्नी के बदन से छू गई थी। मुंह में बुरा सा स्वाद आ गया था, मतलब पसीने आ गया था मुंह में। किसी बुरी बीमारी के कारण अक्सर ऐसा हो जाया करता है। उठकर उसने 2-3 कुल्ले किए और ढेर सारे ठंडा पानी पी गया। इतना सब कुछ वह अध नींद में ही करता रहा, मतलब आधा नींद में ही है ना, आधा नींद में ही है। आंगन से पानी पीकर लौटते समय आंगन से पानी पीकर लौटते समय उसने इत्मीनान के लिए खिड़की से बाहर देखा। अब तक नींद थोड़ी बहुत थी, काफूर हो गई। पिता नहीं सोए गए थे, अब कुछ सोकर पुनः जगे हुए हैं। पता नहीं अभी ही उन्होंने हे राम तू ही सहारा कहकर जमाई ली, है ना। क्या कहते हैं, हे राम तू ही सहारा लेकर के जमा लेते हैं। ऐसा उन्होंने कई दबकर नहीं किया। रात के लिहाज से काफ़ी शोर उठाते कहा। शायद उन्होंने इत्मीनान की है कि घर में सभी लोग निश्चिंत होकर सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। पिता ने अपना बिस्तारा गोल मोड़कर खाट के सिरे पर रख लिया और वहीं सुराही से प्याले में पानी लेकर अपनी खटिया के बांधकर तर गए। सुराही से खाट तक और खाट से सुराही तक बार बार आते जाते हैं। बहुत बार ऐसा करने पर खाट का बांध तर हो हुआ है, मतलब टूट गया है। उन्होंने पानी पिया और कुछ पुनः एक बड़ी आवाज़दार जम्हाई के साथ लपटे हुए बिस्तर का सिरहाना बना निखरी खटिया पर लेट गए। तड़का होने से पता नहीं कितनी देर थी। थोड़ी देर के बाद पंखा जमीन पर गिराकर उसका दायां हाथ खटिया की पीठ पर झूलने लगा। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी, है ना। रात का समय, सुबह जो दूर है वह भ्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर कौवे काँव 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 करते उड़े। वह खिड़की से हटकर बिस्तर पर आया और अंदर हवा वैसे ही लू की तरह गर्म। दूसरे कमरे स्तब्ध हैं। पता नहीं बाहर में उसमें उमस और बेचैनी होगी। वह जागते हुए सोचने लगा, अब पिता की निश्चित रूप से सो गए होंगे शायद। तो ये कहानी यहाँ पर ये समाप्त होती है, और ये कहानी यही हम सभी को बताती है कि इसमें 2 पीढ़ी के संघर्ष का चित्रण दिखाया गया है। इसमें बदली हुई मानसिकता का आरंभ दिखाया गया है। साथ ही साथ पिता कहानी पुरानी पीढ़ी अपने समकालीन परिवेश से कटते हुए जाने
का दर्द चित्रित किया गया है। साथ ही साथ अपने पिता का स्वाभिमान और आत्मनिर्भर होने का भी इसमें दिखाया गया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका पात्र जो सुधीर रहता है, उसके साथ ही जो गीता और रामचरितमानस 35 वर्ष तक पढ़ते अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है जो हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आपके लिए लाभदायक है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि हम ऐसे ही आपके साथ वीडियो बनाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।